वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भाई लोग याद है या भूल गए? पता नहीं यार, मुझे तो याद है लेकिन तुम भूल गए होगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे यार। क्लाइमेट का किस टॉपिक पढ़ रहे थे? चलो मैं ही याद करा देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। भाई इसलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा बादाम खाया करो, तब तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्ग रहेगा। साधु बाबा लोग तो कहते हैं कि दिमाग में ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग कभी टेंशन से फ्री होता ही नहीं, इसलिए कुछ याद नहीं रहता। भाई टेंशन फ्री रहो, किस चीज़ का टेंशन लोगे? तो चलो भाई इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट नहीं, आज स्टॉप करना है, क्योंकि हम लोग पिछले दिन ही पढ़ चुके थे एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड तो दोनों पढ़ चुके थे और प्रेशर एंड विंड सिस्टम के एक बच्चे के बारे में पूरा मस्ती से पढ़े थे प्रैक्टिकली। भाई प्रैक्टिकली नहीं देखे हो? जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देख लो। और आज पढ़ना है अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। भाई बहुत मज़ा आने वाला है यार, आज प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा और क्या क्या चीज़ यूज करूंगा ये तो तुम थंबनेल में देख ही लिए हो, इसलिए बिना टेंशन के वीडियो में बने रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो यार, ये अर्थ है और सन का रेज इक्वेटोरियल रीजन पर वर्टिकली पड़ता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और ट्रॉपिकल रीजन पर थोड़ा तिरछा पड़ता है, इसलिए वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो इसी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। तो भाई हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, नीचे नीचे जाता है, ये तो सरफेस विंड हो गया। लेकिन वही हवा लो प्रेशर में आके गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठ के फिर वो हाई प्रेशर की ओर अपना मुंह मोड़ लेता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी। तो भाई जो ऊपर ऊपर जाता है ना, यही हवा को अपर एयर कहते हैं और इसी अपर एयर का सर्कुलेशन होता है और इसी से जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है। जेट स्ट्रीम क्या चीज़ होता है अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जान लो कि जेट स्ट्रीम नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी क्रिएट होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी क्रिएट होता है। देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है, जो हवा 12,000 मीटर ऊपर उड़ता हो उसे अपर एयर कहते हैं। और ये हवा का स्पीड कम दम नहीं होता है दोस्त। गर्मी दिन में तो इसका स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन ठंडा दिन में तो हद ही हो जाता है 184 किलोमीटर पर आवर। भाई टीवीएस को तो 50-60 किलोमीटर पर आवर तक नहीं ले सकते हैं, वही बाइक को 70-75 किलोमीटर पर आवर तक ले सकते हैं। तो यार जितना स्पीड बाइक चलाते हो उससे 2 गुना 3 गुना स्पीड से ऊपर ऊपर हवा बहता है। इमेजिन करो यार, इमेजिन करो। तो यही हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये किस डायरेक्शन में बहता है, कहाँ पर बहता है और क्यों बहता है, इसका कारण क्या होता है, ये सब जानेंगे। देखो भाई मान लो ये अर्थ है, भाई अभी सिर्फ नॉर्थ पोल का ही बात करते हैं ना, साउथ पोल का बात में करेंगे। तो 2 जेट स्ट्रीम बहता है नॉर्थ पोल में, एक जेट स्ट्रीम ठंडा में बहता है, एक जेट स्ट्रीम गर्मी में बहता है। और इसका लोकेशन तो देखो एक जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में बहता है और एक हिमालय के साउथ में बहता है। और समर सीजन में जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में बहता है और विंटर सीजन में हिमालय के साउथ में बहता है। भाई तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये एक ही जगह क्यों नहीं बहता? भाई तुम जानते ही हो कभी कभी सूरज का धूप डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ता है, तो कभी कभी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास डायरेक्टली पड़ता है और कभी कभी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास डायरेक्टली पड़ता है। ये होता है ITCZ के कारण। इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे भाई, लेकिन अभी बस इतना ही समझो कि जेट स्ट्रीम एक हवा है जो कि ऊपर ऊपर बहता है और गर्मी दिन में हिमालय के नॉर्थ में बहता है और ठंडा दिन में हिमालय के साउथ में बहता है। ठंडा दिन में तो इंडिया के मेनलैंड से गुजरता है, लेकिन गर्मी दिन में इंडिया को टच तक नहीं करता। तो भाई ये हमारे इंडिया के लिए वरदान है। क्यों है, कैसी है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जान लो कि भाई ठंडा दिन में ना जेट स्ट्रीम 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही बहता है। ये तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। तो भाई ये सब याद रखना, ये सब तो तुम आराम से याद रख लोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा ही लेता हूँ। देखो भाई
मान लो ये ग्लोब है और ये सन है। देखो गर्मी दिन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास सूरज का रोशनी डायरेक्टली पड़ रहा है, देख लो ना। इसी तरह से ठंडा दिन का बात करें तो भाई देखो धरती तो घूमता ही है, तो घूमेगा तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, इस तरीके से पोजीशन हो जाएगा। तो देखो अब ठंडा दिन आ गया तो देखो इक्वेटर से नीचे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास सूरज का धूप डायरेक्टली पड़ रहा है। आई होप तुम प्रैक्टिकली बहुत मस्त से समझ गए होगे। तो चलो भाई अब हम लोग जानेंगे कि ये हमारे लिए वरदान कैसे है ना, क्योंकि वरदान भी तो जानना जरूरी है ना भाई। तो चलो जेट स्ट्रीम हमारे भारत के लिए वरदान कैसे है। देखो गर्मी दिन में तो जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में बहता है, और मज़े की बात तो ये है कि उस समय सूरज का धूप डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ता है। तो उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लो प्रेशर एरिया बनता है और इंडिया के साउथ तरफ से हवा आता है और वो हवा पानी लेकर आता है। तो भाई तुम्हें पता ही होगा कि उसी पानी से हमारे देश में बारिश होता है। तो उस समय जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में बहता है, अगर वो हिमालय के साउथ में बहता ना भाई तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि कितनों भी पानी भारत के साउथ के तरफ से आ जाए जेट स्ट्रीम सारा पानी को उड़ा कर ले जाता और हमारा भारत देश में बारिश नहीं होती। इसलिए भगवान बोलने लगे कि ये जेट स्ट्रीम तुम गर्मी दिन में हिमालय के नॉर्थ की ओर बढ़ो ताकि इंडिया में बारिश हो जाए, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि इंडिया मेरा फेवरेट जगह है। ऐसा कह के भगवान बोले, इसीलिए जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में बहता है। और भाई ठंडा दिन में हिमालय के साउथ में बहता है, तो ये कैसे वरदान है। तो देखो वर्ल्ड मैप तो तुम्हें पता है ही, इंडिया के कुछ दूर वेस्ट में एक बड़ा सा सी है मेडिटेरियन सी, और उसके आसपास कुछ कुछ वाटर बॉडी हैं। तो भाई वो सब वाटर बॉडी ना लैंड से घिरा हुआ है। तुम्हें तो पता होगा ही कि लैंड के ऊपर जब हाई प्रेशर बनता है तो सी के ऊपर लो प्रेशर बनता है, और सी के ऊपर हाई प्रेशर रहता है तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर बनता है। तो इसी तरह से जब सी के ऊपर लो प्रेशर रहता है तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर रहता है। तो भाई सी के चारों ओर लैंड है, जब सी में लो प्रेशर बनता है तो चारों ओर से हवा समुद्र की ओर आता है और उसी से साइक्लोन क्रिएट हो जाता है, यानी हवा बाउंडर की तरह घूमने लगता है। तो यार वो हवा समुद्र के ऊपर बना है तो उसमें मॉइस्चर तो होगा ही, और उस मॉइस्चर को जेट स्ट्रीम उड़ा करके हमारे भारत देश में ले आता है। मेडिटेरियन सी के आसपास के रीजन को तो डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन हमारे देश को फायदा हो जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम वहाँ के मॉइस्चर को उड़ा करके हमारे भारत देश में ले आता है। और हमारे भारत देश में आने के बाद हिमालय के कारण सारा मॉइस्चर बादल बन जाता है और इंडिया के नॉर्थ में और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में बारिश हो जाती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का फसल पट जाता है फ्री में। तो भाई यही है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस से हमारे भारत देश को फ़ायदा कैसे होता है। तो भारत के वेस्ट में ही तो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी का साइक्लोनिक डिस्टरबेंस से हमारा भारत देश को फ़ायदा हो जाता है। तो थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। हम लोग अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ लिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस पढ़ लिए, अभी ही तो पढ़े भाई। हाँ वही ना, मेडिटेरियन सी के आसपास साइक्लोन बनता है, तो मेडिटेरियन सी तो भारत के वेस्ट में है, तो उसी के कारण हमारे इंडिया के क्लाइमेट में इफेक्ट आता है। तो अब पढ़ना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। भाई जितने भी फैक्टर हैं वो हमारे देश के लिए फिट बैठता है, लेकिन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना यार, ये हमारे देश के लिए फिट नहीं बैठता है, ये हमारे भारत देश को डिस्ट्रक्ट करता है। इसलिए यार इसे तो पढ़ाने मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। देखो भाई बे ऑफ बंगाल के चारों ओर क्या है, लैंड ही लैंड है। तो बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर बनेगा तो लैंड में हाई प्रेशर बनेगा। तो तुम जानते ही हो कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, तो सारे लैंड का हवा समुद्र के ऊपर आ जाएगा और वहीं से चक्रवात बन जाएगा, गोल गोल बवंडर बन जाएगा, जो कि वहाँ का बे ऑफ बंगाल का पानी को उलीच डालेगा और हमारे भारत देश में लेके फेंक देगा, और उसी से हमारे भारत देश में बाढ़ आएगा, रेनफॉल होगा और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा भाई। लेकिन कुछ भी कहो, हमारे झारखंड में कोई दिक्कत नहीं होता। भारत देश में कहीं कहीं हो जाता है, बहुत जगह में हो जाता है, लेकिन झारखंड में नहीं होता है। वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन बेस्ट है, लेकिन इंडिया में भी झारखंड का लोकेशन एकदम मस्त है। कैसे है देखो, झारखंड में ना अर्थक्वेक आता है ना आएगा, क्योंकि इसके नीचे का धरती बिल्कुल कड़ा है, कभी अर्थक्वेक नहीं आएगा, ना बाढ़ आएगा, क्योंकि झारखंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, बाढ़ क्या आने सकेगा भाई।
और झारखंड में बहुत सारे रिसोर्सेस भी पाए जाते हैं। बॉक्साइट का खदान लोहरदगा में है। तो यार हमें इस बात का दुख है कि झारखंड से बॉक्साइट बाहर वाले स्टेट में ले जाना पड़ता है और वहाँ फैक्ट्री से बर्तन सब बन के फिर वापस हमारे झारखंड में आता है। तो भाई जाने आने में जो खर्चा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे झारखंड में वैसा फैक्ट्री है ही नहीं। अगर फैक्ट्री हमारे झारखंड में लग जाए ना भाई, तो जाने आने का खर्चा बच जाएगा। इससे इंडिया का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसलिए यार कोई झारखंड में फैक्ट्री लगा देना, तब तो बहुत अच्छा होगा। आई होप झारखंड का कोई लाल देख रहा होगा जो कि झारखंड में फैक्ट्री लगाएगा और हमारे इंडिया के इस खर्चा को बचाएगा। भाई झारखंड में लाइट भी बहुत होता है, बिजली बहुत पैदा होता है, होती है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो? इतना अच्छा पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो कल इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। चलो मैं चलता हूँ थोड़ा खेलने। नीरज अभी ट्यूशन गया है, थोड़ा खेल लेते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन से आएगा तो मैं उसका खिलौना को वापस रख दूंगा। तो चलो बाय, मैं थोड़ा खेल लेता हूँ।